A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं MCQ सेट नंबर 19 के बारे में। तो हम रिवाइज कर रहे हैं साइंस को। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इसी ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन पर्पज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 साइंस NCERT को देखना तो मैंने उसको बहुत ही इलेबोरेटली कवर किया है। यू कैन गो टू दिस चैनल एंड चेक द लिंक। आज के इस सेट के सवाल थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं। डिफिकल्टी लेवल हमने थोड़ा सा बढ़ाया है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये पूछा गया था UPSC 2013 में पूछा गया था। 2013 में UPSC ने जो IAS एग्जाम है उसके में पूछा था। इसमें दिया गया है, आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्लेट मूवमेंट्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये 6 चीजें आपसे दी गई हैं और उससे पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव रिस्पॉन्सिबल इन ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस टू द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस जो है अर्थ की उसको कौन कौन सी ये सारी चीजें जो है वो चेंज कर सकती हैं, डायनेमिक चेंजेस उसमें ला सकती हैं, ये पूछा गया है। सिंस ये ओवरलैपिंग क्वेश्चन है ज्योग्राफी का भी और साइंस का भी। ज्योग्राफी का इसलिए क्योंकि ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है, साइंस का इसलिए क्योंकि ये साइंटिफिक कंसेप्ट्स है। तो इस सवाल का जवाब जो है आप बताइए सोच के इसका क्या जवाब होना चाहिए। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अर्थ की सरफेस पे चेंजेस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। प्लेट मूवमेंट्स, ऑब्वियसली ये तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि जो प्लेट्स जो है वो मूव कर रही हैं तो क्या वो अर्थ की सरफेस में चेंजेस लाते हैं? ऑफ कोर्स अर्थ की सरफेस पे चेंज प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट से ही आता है। रिवॉल्यूशन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, तो रोटेट कर रही है जो हमारी अर्थ, क्या उसकी वजह से कोई चेंज हुए? रोटेशन का मतलब है अपने खुद के एक्सिस के ऊपर घूम रही है गोल गोल, जैसे सिक्का घूमता है अपने खुद के एक्सिस पे। रिवॉल्यूशन होता है वो सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, क्या उससे कोई चेंजेस हुए? बिल्कुल। अगर आपने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो गोल गोल मूवमेंट है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्सेस लगती हैं, उससे जो है अर्थ की वो पर्टिकुलर शेप आई है। और अर्थ के ऊपर जीवन संभव भी इसीलिए हो पाया, सरफेस पे चेंजेस भी इसीलिए आते हैं क्योंकि रिवॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की सरफेस पे चेंजेस लाती है? एकदम लेकर आएगी। फोर्स है, अगर फोर्स ही लग गया तो फोर्स जो है हमेशा चेंज जरूर लेकर आएगा। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ के अंदर से एनर्जी निकल रही है, राइट। तो इसका जवाब बनता है डी। सारे इसके ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, मैं पहले वाले सेट्स में 2-3 बार आपको डिटेल में बता चुकी हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें कि पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें विजिबल जो लाइट है उसके बीच वाले स्पेक्ट्रम में फॉल करती है। मैंने आपको पूरा बताया है, आप वहां से जाके पहले सेट्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको जरूर ये पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से टेम्परेचर चेंज होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगा, प्रेसिपिटेशन हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इफेक्ट है कहीं ना कहीं, हीट आ रही है ना, हमारे एनर्जी जो है सन की वो हमारे पास आ रही है रेडिएशंस के फॉर्म में, राइट। प्लेट मूवमेंट जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम अर्थ को स्टडी करते हैं, जब हम ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो पूरी अर्थ है उसकी जो सरफेस है वो अलग अलग प्लेट्स के रूप में टूटी हुई है। मतलब अलग अलग प्लेट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्टिव मोड में रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसी से क्या बनते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, उसी से हमारे पहाड़ बनते हैं, अलग अलग चीजें हमारी बनती है, राइट। रिवॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, रिवॉल्यूशन जो अपने खुद के एक्सिस पे घूम रही है, 24 आवर्स के चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस आपको खुद ही दिखाई दे रहे हैं अर्थ की सरफेस पे। रोटेशन है जिससे कि वो सन के पास घूम रही है, जिसकी वजह से अर्थ जो है उस पर जीवन पॉसिबल हो पाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड जियोथर्मल एनर्जी, तो जियोथर्मल एनर्जी क्या क्या चेंजेस लेकर आएगी, क्या होती है, ये आप इसमें से PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए लेटर ऑन रिवाइज करने के टाइम पे। दूसरा जो सवाल है इस सेट का वो आपके सामने है यहाँ पर। ये आपसे पूछा गया था 2011 में, UPSC ने ही ये सवाल पूछा था। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक कपल के बारे में बताया। एक कपल था, उसने एक मेल चाइल्ड अडॉप्ट किया, मेल चाइल्ड, ओके। कुछ सालों के बाद उनके ट्विन बॉयज हुए, अगेन बॉयज born to them. The blood group of couple is AB positive, O negative. The blood group of the 3 sons is A, B and O. ये इसमें दिया गया है पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। अब ये जो सवाल है दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है। मैंने आपको ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया था कि ब्लड ग्रुपिंग जो है आप उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसका
जवाब क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पता चल जाएगा ओवर द टाइम आपको। सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि एक बच्चा तो उनका अडॉप्टेड बच्चा था, जो उनका बच्चा नहीं है। तो इन्होंने पूछा वो जो अडॉप्टेड बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है ये। तो पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा कपल क्या है, ए बी पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव को एक बार आप छोड़ दीजिए, नेगेटिव हम सेकेंड स्टेप में देखेंगे। तो ए बी पॉजिटिव है और ओ नेगेटिव है, तो ये कपल है। अगर ये कपल, अगर इसका क्रॉस जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी। मैंने आपको समझाया था कि आपको अगर निकालना है, ओके, मैंने आपको ये समझाया था कि अगर कपल ए बी है और ओ नेगेटिव है, तो मैंने आपको बताया था अगर ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाले जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कैसे क्रॉस होंगे, इस तरीके से क्रॉस होगा और इस तरीके से ओ भी आएगा। सिमिलरली बी कैसे क्रॉस होगा, बी के साथ भी ओ आएगा और ये वाला मतलब एक और, या बी के साथ भी ओ आएगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी, ए अगर इसके साथ क्रॉस होता है ओ के साथ ए ब्लड ग्रुप आएगा, ए दूसरा कुछ भी नहीं है एंटीजन उसके साथ क्रॉस होता है फिर ए ब्लड ग्रुप आएगा, फिर बी क्रॉस होगा ओ के साथ बी ब्लड ग्रुप आएगा और बी ब्लड ग्रुप आएगा। तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, बच्चों का ब्लड ग्रुप हो सकता है ए एंड बी। ओ हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक जीन तो एक पेरेंट से आएगा ही। हमें ये भी नहीं बताया गया ए बी वाला कौन सा पेरेंट है और ओ वाला कौन सा पेरेंट है। ओ का मतलब होता है, ए बी ब्लड ग्रुप का हमेशा मतलब होता है कि ए ब्लड ग्रुप का मतलब होगा कि उसके पास जो है एंटीबॉडी जो होगी बी के लिए होगी। ठीक है, ए एंटीजन और एंटीबॉडी बी के लिए होंगी। बी का मतलब होगा ए बी एंटीजन है उसके पास, एंटीबॉडीज वाली बी वाली होंगी उसके पास। ओ का मतलब है उसके पास कोई भी उसके ए बी का मतलब है उसके पास दोनों एंटीजन है और बी का ओ का मतलब है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। ये मैंने आपको समझाया था। जब भी आप ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं तो आप आरबीसीज को कंसिडर करते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हमने सब कुछ दिया हुआ है, ये वाले चार्ट से आप रट सकते हैं, मतलब इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको हमेशा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें बोला गया है ए बी और ओ दिया गया है, ए बी और ओ कैसे क्रॉस करता है मैंने अभी आपको दिखाया। ए बी और ओ, एक जीन जो है एक क्रोमोसोम यहाँ से और एक क्रोमोसोम ओ से, फिर एक क्रोमोसोम मान लीजिए ए और ये दूसरा जो सेकेंड क्रोमोसोम था इससे, तो बार बार ए ही ब्लड ग्रुप आएगा। इधर से क्रॉस करेगा तो भी बी ही ब्लड ग्रुप आएगा। तो हमेशा क्या होगा, ए और बी ही ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी नहीं हो सकता। अगर आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझना है तो आपको मेरा साइंस का एनसीईआरटी का ब्लड ग्रुपिंग वाला लेक्चर ज़रूर देखना पड़ेगा। क्लास 9 में शायद मैंने पढ़ाया है, राइट। तो ये डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज के ऊपर या तो एक एंटीजन होगा या तो एंटीबॉडीज होंगी ब्लड में। तो अगर आरबीसीज के ऊपर एंटीजन होता है ए, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम ब्लड ग्रुप ए। बी अगर होता है तो उसे हम कहेंगे बी, दोनों अगर होते हैं तो हम कहेंगे ए बी, कोई नहीं होता तो हम उसे कहेंगे ओ। ये तो हो गया एंटीजन की बात। अब बात होती है एंटीबॉडीज की। अगर ए ब्लड ग्रुप होगा, अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके पास एंटीबॉडी होगी बी के लिए, एंटी बी एंटीबॉडी होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी होगी। ए बी होगा तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, दोनों एंटीजन है। ओ होगा तो उसके पास दोनों एंटीबॉडीज होंगी, ए और बी दोनों। ठीक है, आज मेरा पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये हमने देखा था। तो ये तो थी ए बी ब्लड ग्रुपिंग की बात। अब आती है नेगेटिव और पॉजिटिव की बात। अगर दोनों में से एक पेरेंट नेगेटिव है, RH वाला जो फैक्टर है, अगर दोनों में से एक नेगेटिव है, नेगेटिव है दोनों, तो कोई चांसेस नहीं है कि पॉजिटिव हो बच्चा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो चांसेस है, मैंने आपको यहाँ पे चार्ट में भी दिखाया गया है, अगर मान लीजिए मदर RH पॉजिटिव है और फादर नेगेटिव है तो क्या होगा, RH पॉजिटिव होंगे तो उनके बच्चे पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। RH नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होंगे बच्चे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो चांसेस हैं कि हो सकता है बच्चा नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी। अगर RH नेगेटिव है और एक मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है तो भी कोई भी हो सकता है बच्चा। लेकिन अगर मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की और फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है तो चांसेस है कि मदर जो है वो सेकेंड बेबी के लिए एंटीबॉडीज डेवलप कर चुकी होगी अपने बॉडी के अंदर, हो सकता है उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश ना हो पाए। तो ये हमने RH फैक्टर वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में बात किया था कि किस तरीके से आप इसको डिटरमाइन करते हैं। शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ जाके मेरी साइंस एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर ज़रूर देख लीजिए, जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो ये कुछ चार्ट मैंने दिए गए हैं आपके रेडी रेफरेंस के लिए, आप इसमें देख सकते हैं।
तीसरा सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था यूपीएससी एग्जाम 2013 में ही, कौन सा इसमें से डिजीज है जो ट्रांसमिट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, किसके थ्रू? टैटूइंग के थ्रू। 3 डिजीजेस दिए गए थे, हेपेटाइटिस, एड्स एंड चिकनगुनिया। तो अब आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस, अब आप इतना पढ़ चुके हैं, हेपेटाइटिस और एचआईवी जो होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, सलाइवा के थ्रू फैलेगा। तो अगर आप टैटू बनवा रहे हैं तो क्या होगा? आपके ब्लड फ्लूइड्स आएंगे कांटेक्ट में, तो हेपेटाइटिस और एचआईवी, एक्सक्यूज मी, कट इट। तो अगर आप टैटू फॉर्मेशन करवा रहे हैं, टैटू बनवाते हैं, तो आपका ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आएंगे, तो हेपेटाइटिस भी हो सकता है उससे, एड्स भी हो सकता है, ये दोनों बीमारियां उससे हो सकती हैं। चिकनगुनिया ऐसे ट्रांसमिट नहीं करता है। तो इसका जवाब था 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी। तो अब आप इसमें से पढ़ सकते हैं ये दो कौन सी डिजीजेज होती हैं जो कि आपके बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैल जाती हैं या ब्लड के थ्रू फैल जाती हैं। वो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं जिसमें कि कोई भी बॉडी फ्लूइड होगा आपका, वो उस डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है। सबकी सब डिजीजेज सारी तरीके से नहीं फैलती, लेकिन हेपेटाइटिस जो है वो स्वेटिंग से भी फैल जाता है। एड्स जो है स्वेटिंग से नहीं फैलता, मतलब वो सरफेस बॉडी की उससे नहीं फैल रहा है, बट हेपेटाइटिस बी जो है वो उससे भी फैल सकता है, और एड्स जो है वो सिर्फ ब्लड कांटेक्ट से और सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस और एड्स उसका सही जवाब था। आप इस वाले की एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं और कौन कौन सी स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक डिजीजेज होती हैं। अगर आप ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक डिजीजेज की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टाइफाइड होता है, जॉन्डिस होता है, मलेरिया होता है, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस होता है। ये कैसे एंटर करते हैं बॉडी के अंदर? दे एंटर थ्रू नोज। अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो, टाइफाइड है तो कैसे होगा? ओरोफिकल रूट से एंटर कर रहा है। वायरल डिजीज है, मलेरिया अगर हो रहा है तो माइक्रोब्स, मच्छर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, तो टैटू से तो मलेरिया ट्रांसमिट नहीं होगा, सिमिलरली चिकनगुनिया भी टैटू से ट्रांसमिट नहीं होगा। ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या है? दिस यू कैन रीड। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं? दिस ऑल्सो यू कैन रीड। अगला सवाल जो है हमारी स्क्रीन पर हमको दिखाई दे रहा है कि प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम इन द सन इज, कितना प्रोपोर्शन है? केरला पीसीएस 2013 में पूछा गया सवाल था। हाइड्रोजन का हीलियम के साथ अगर आप प्रोपोर्शन चेक करते हैं सन में तो वो कितना है? तो हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया ये सवाल, तो ये एनसीईआरटी के बाहर का सवाल है। हो सकता है केरला की एनसीईआरटी में, मतलब केरला की जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर दिया गया हो, आई एम नॉट श्योर, बट ये पूछा गया है। आपने कहीं ना कहीं अगर आप जर्नल टॉपिक्स को गूगल करते हैं तो आपको यू विल कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन। इसमें पूछा गया हाइड्रोजन से हीलियम का कितना प्रपोर्शन है। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सन जो है हमारा हाइड्रोजन से बना हुआ है, और हाइड्रोजन से उसमें हीलियम कन्वर्जन हो रहा है, जिसको हमने कहा था न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन हो रहा है उसमें, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? हीलियम बना दे रहे हैं। ये फ्यूजन उसके अंदर हो रहा है सन के अंदर, ये हम जानते थे। तो कितना प्रपोर्शन है? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि प्रपोर्शन तो हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्जन हो रहा है। 4:2 हो सकता है। 4:2 का क्या मतलब है? 2:1 ही है। ओके, 4:2 का मतलब क्या होता है? ओके, माई पेन इज नॉट वर्किंग टूडे। ओके, तो इसमें 2 प्रपोर्शन दिए गए हैं, 4:2। 4:2 और 2:1 तो सेम ही प्रपोर्शन है, ये तो होगा नहीं, ये तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दो। देखो प्रोपोर्शन में अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाते हो तो 4:2 और 2:1 सेम प्रोपोर्शन है, ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि एक ही होगा इसमें से जवाब। तो बचता है 1:1 एंड 3:1। 1:1 तो हो नहीं सकता, जितना हाइड्रोजन उतना हीलियम, सारा का सारा, मतलब जितना 50% हाइड्रोजन और 50% हीलियम नहीं। लॉजिकली क्या बोल रहा है? ज्यादा होना चाहिए हाइड्रोजन, कम होना चाहिए हीलियम, तो यही प्रोपोर्शन बनता है। बिना जाने भी आप इसके सवाल के आंसर पर अराइव कर सकते थे। ओके, तो इसका जवाब वही है, सी है। 75% जो है हाइड्रोजन है, 25% जो है वो हीलियम है सन के अंदर। सन के अंदर हो क्या रहा है? सन के अंदर जो हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। वो आप जान सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं। अगर हम सन की बात करते हैं तो सन की में जो हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है उसकी वजह से हाइड्रोजन का प्रपोर्शन थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है। पूरा तरीके से हम सन को नहीं जानते हैं। सन जो है कंज्यूम 600 मिलियन टन पर सेकेंड एंड प्रोड्यूसेस 598 मिलियन टन ऑफ हीलियम पर सेकेंड। ये रिसर्च के थ्रू हमने पता लगाया है, वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट इट, और उसका जो प्रपोर्शन है वो चेंज भी होता रहता है, राइट। तो दिस क्वेश्चन आई मीन ये आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को, कॉमन सेंस को भी चेक करता है। आसान क्वेश्चन है, दिखने में, स्टेटमेंट पढ़ने में बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करेंगे तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। इसको इसके बाद आप 3:1 पर लॉजिकली करेक्ट कर सकते थे इस आंसर को।
नेक्स्ट जो सवाल है वो आपसे पूछा गया था, हरियाणा पीसीएस 2015 में पूछा गया था ये सवाल। इसमें पूछा गया था व्हाट डू यीस्ट प्रोड्यूस ऑन फर्मेंटेशन। टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फर्मेंटेशन में यीस्ट क्या प्रोड्यूस कर रही है। तो क्या होता है, यीस्ट की फर्मेंटेशन जब करती है तो इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, इथीन और ऑक्सीजन रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन रिलीज करती है, मिथाइल अल्कोहल एंड ऑक्सीजन। देखो पहली बात तो ये है कि आप फर्मेंटेशन जानते हैं तो ऑक्सीजन तो रिलीज बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये दोनों तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। कंफ्यूजन किस में बचा, इथाइल अल्कोहल और मीथेन में कंफ्यूजन बचा। इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 रिलीज हो रहा है या मीथेन प्लस CO2 रिलीज हो रहा है। अब मीथेन कब रिलीज हो रही थी, जब हम गोबर गैस वाला जो प्लांट था वो स्टडी कर रहे थे तब। यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल। फर्मेंटेशन हम कर किस लिए रहे थे, हमें इथाइल अल्कोहल चाहिए था, उसके लिए फर्मेंटेशन कर रहे थे, तो इसका जवाब ए है। तो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जो भी कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च शुगर है, इनटू अल्कोहल और एन एसिड। या तो अल्कोहल चाहिए हमको या तो कोई एसिड चाहिए उसके फर्मेंटेशन से। तो सिमिलर साफ सी बात है, तो इथाइल अल्कोहल उससे प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, हमने फर्मेंटेशन चैप्टर में पढ़ा था। जब नो और फर्मेंटेशन कब होती है, एनारोबिक एनवायरनमेंट में होती है, जब ऑक्सीजन को हम डिप्लीट कर देते हैं, ऑक्सीजन वहां से चली जाती है, तो एनारोबिक एनवायरनमेंट है। इफ देयर इज एरोबिक एनवायरनमेंट, नो ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनारोबिक, और अगर ऑक्सीजन होती है तो उसे एरोबिक कहते हैं। तो जो यीस्ट होती है कैन कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी बोथ इन एरोबिक एंड एनारोबिक, दोनों में कन्वर्ट कर सकती है, एरोबिक में भी कर सकती है, एनारोबिक में भी कर सकती है। तो ऑक्सीजन जब यूज हो जाती है टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन जब होती है, अच्छा फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन में फर्क क्या होता है, इसमें ये बताया गया है। तो यीस्ट तो दोनों जगह पे अपना काम कर सकती है। और दूसरी बात, एरोबिक एनवायरनमेंट में जब हो रही है कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट्स का, तो हमने उसको क्या कहा, रेस्पिरेशन कहा। अगर एनारोबिक एनवायरनमेंट में कन्वर्जन हो रही है, अगर यीस्ट कर रही है, तो हमने उसको कहा फर्मेंटेशन। अगर हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है तो हमने उसे क्या कहा, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा। और उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, लैक्टिक एसिड। ये मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब आप एकदम से हैवी एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा आपके हाथ पैर या बॉडी में दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो वो दर्द का कारण क्या है, वो दर्द का कारण है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, जो कि आपकी मसल्स में बिल्डअप हो गया। किस वजह से, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्या हुआ, बॉडी ने उसको फर्मेंटेशन वाली स्टेज में चली जाती है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन की स्टेज में, राइट। यू कैन रीड दिस। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COCH3। ये आपसे पूछा गया है, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर हम इसका बहुत एक्सप्लेनेशन देना मेरे लिए इस जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पूरा समझाना, इसको सिर्फ वही लोग कर पाएंगे या तो उनको केमिस्ट्री के बेसिक्स मालूम है, दूसरा जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है, राइट। तो ये जो है CH3COCH3, ये कौन सा ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को आप देख के बिल्कुल आप बता सकते हैं कि ये कीटोन ग्रुप है। तो एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। कीटोन का ओन बोलते हैं कीटोन, ठीक है। ये सारे इसमें ग्रुप के नाम दिए गए हैं, तो इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो CH3COCH3 इज अ कीटोन ग्रुप। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल मैं बोलूंगी उन लोगों के लिए जिन लोग को ये नहीं मालूम है, उन्होंने ये टॉपिक पढ़ ही नहीं रखा, राइट, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगला सवाल है आपके सामने, एनसीईआरटी का सवाल है अगेन, द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच आई बॉल्स बिकम, कौन से ग्रुप को कौन से डिफेक्ट को कहते हैं जिसमें कि आई बॉल होती है लॉन्ग हो जाती है। आई बॉल कैसी होनी चाहिए, आई बॉल होनी चाहिए थी स्फेरिकल, ऐसी होनी चाहिए थी। जब ये ऐसी होती है आई बॉल तभी उस पर प्रॉपर इमेज बनती है। यहाँ पे आइरिस होती है, मैंने आपको आई वाले चैप्टर में पढ़ाया था जिसमें हमने आई का डायग्राम देखा था और पूरा पढ़ा था। तो हमने बात किया था कि यहाँ पे बननी चाहिए रेटिना के ऊपर इमेज, अगर आई बॉल स्फेरिकल है। अब ये बात कर रहा है आई बॉल जो है इलोंगेटेड हो गई है, तो अब क्या होगा, अगर वो आई बॉल इलोंगेटेड हो गई है तो अब इमेज कहाँ बन रही है, आगे पीछे बन जाएगी। तो उसको क्या कहा हमने, इलोंगेटेड हो गई है, तो उसको हमने क्या कहा, मायोपिया उस कंडीशन को कहा जाता है। मैंने आपको स्पेशली ये टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। तो मायोपिया होता है जिसमें कि आई बॉल टू लॉन्ग रिलेटिव टू द फोकसिंग पावर ऑफ द कॉर्निया एंड द लेंस ऑफ आई। दिस कॉजेज रेज टू फोकस एट द पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब रेटिना के पहले ही इमेज बन जाएगी। अब रेटिना के पहले इमेज बन रही है तो क्या आपको दिखाई देगा, रेटिना पे बननी चाहिए थी,
तो नहीं दिखाई दिया। तो इस वाले जो डिफेक्ट को कहते हैं मायोपिया। इसमें क्या है, माइनस नंबर आता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, विजन प्रॉब्लम होती है जब लाइट एंटर्स इन द आई फोकसिंग बिहाइंड द रेटिना रादर देन डायरेक्टली ऑन इट। हाइपरमेट्रोपिया में पीछे चल बन जाती है। तो आई बॉल ऑफन फार साइटेड पर्सन इज शॉर्टर देन द नॉर्मल। तो ये वाला जो टॉपिक था इसके बारे में हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों चीजें पढ़ी थी। एस्टिग्मेटिज्म जो है एक और कंडीशन है, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ कॉर्निया हैविंग ए सिमेट्रिकल राउंड शेप, टेनिस बॉल की जगह पे वो रग्बी बॉल बन जाता है, ठीक है, विद वन मेरिडियन बीइंग सिग्निफिकेंटली मोर कर्व देन द मेरिडियन परपेंडिकुलर टू इट। मतलब वो रग्बी की बॉल होती है ना ऐसे लंबी, उसकी तरह बन जाता है। तो जो एस्टिग्मेटिज्म जो है यूजुअली उस कब होता है, विद मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है। तो प्रेस बायोपिया भी एक हमने कंडीशन पढ़ा था, जिसमें क्या होता था, जनरली इज बिलीव टू, मतलब ओल्ड एज में जब होता था प्रेस बायोपिया, ओल्ड एज में क्या होता था, जो आई बॉल होती थी उसकी इलास्टिसिटी जो थी वो खत्म हो जाती थी, तो उस टाइम पे होता था प्रेस बायोपिया, ग्रेजुअली थिकनिंग एंड लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द नेचुरल लेंस इनसाइड योर आई। जो नेचुरल लेंस जैसे ही लाइट पड़ती है फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, लाइट कम हो जाती है तो फैल जाता है, वो वाली एबिलिटी खत्म हो जाती थी, उसे हम प्रेस बायोपिया कहते थे। तो ये सारी कंडीशन भी हमने क्लास 9 में पढ़ी है बहुत डिटेल में, जिसमें हमने आई के बारे में, ऑर्गन आई के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सवाल नंबर 8 जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, बॉन्ड्स इन अ सेमीकंडक्टर। ये आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम किसी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, उसके अंदर किस तरीके का बॉन्ड मौजूद होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ट्राइवेलेंट बॉन्ड होगा या मोनोवेलेंट बॉन्ड होगा, राइट। अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, ओके, इसका जवाब था कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ईच एटम इन अ सेमीकंडक्टर आर पार्ट ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, जो भी कोई सेमीकंडक्टर होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में। कोई भी मेटल जो है वो कंडक्ट क्यों कर पाता है, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पर पास कर जाती है बहुत फास्ट। ओके, तो अब क्या बात थी इसमें कि जो सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग ईच एटम इन ए सेमीकंडक्टर आर पार्ट ऑफ, ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, जो भी सेमीकंडक्टर होगा उसके अंदर जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होंगे, तो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करेंगे तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो वो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट रहेंगे। तो ईच एटम फॉर्म्स अ 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद 4 सराउंडिंग एटम्स, देयरफॉर बिटवीन ईच एटम एंड इट्स 4 सराउंडिंग एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड। तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब कि जो भी सेमीकंडक्टर होंगे उनमें कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, जो भी एटम्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। यह हमने केमिस्ट्री के टॉपिक्स में पढ़ा था, और छोटी क्लासेस में जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स आए थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स, जो भी एटम्स, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में शेयरिंग होती है। ऐसा नहीं होता, आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, वो उसको पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता था, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग मोड में रहेंगे और वो कंडक्ट कर पाते हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल दिखाया गया है इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। मेटल की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है। तो अब ये सवाल सिर्फ वही लोग सॉल्व करेंगे जिनको ये पता है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, राइट। तो मेटल की जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, जवाब बताओ इसका, इन्फिनिटी होती है। ओके, तो डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है मेटल की वो इन्फिनिटी है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है मेटल की इन्फिनिटी एज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है। द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती क्या है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी है एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वो उस मटेरियल, जो भी एक मटेरियल होगा वो रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसे हम परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी उस किसकी, परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस एंड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। जो फ्री स्पेस चारों तरफ है और जो परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस है उसका जो रेशियो होगा उसको हमने कहा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो मेटल के केस में क्या है, इनफाइनाइट है।
तो परमिटिविटी ऑफ अ मेटल इज इनफाइनाइटली लार्जर देन द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसीलिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट। फिजिक्स का है थोड़ा सा सवाल, आपको ये समझना पड़ेगा परमिटिविटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, ये सारी बातें आपको इसमें समझनी पड़ेंगी, राइट। आखिरी सवाल जो है, रूट हेयर एब्सेंट इन, किस वाले प्लांट्स जो होते हैं जिसके अंदर रूट हेयर एब्सेंट होते हैं, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे। रूट्स जो होती हैं उसमें हमेशा छोटे छोटे फाइबर वाले जैसे रूट्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे धागे जैसे। तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें नहीं होगा। हेलोफाइट, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये कौन कौन से तरीके के प्लांट्स हैं। हेलोफाइट क्या होते हैं, मीजोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो वर्ड आ गया, जिसके अंदर पानी में जो रहेंगे उसको एडिशनल रूट की क्या जरूरत है, रूट्स का काम था पानी को एब्जॉर्ब करना। जो पानी के अंदर ऑलरेडी रहेंगे उसको एडिशनल रूट की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में मैंने आपको पढ़ाया था। तो रूट हेयर जो होते हैं सारे वस्कुलर प्लांट्स में होते हैं, रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होंगे, सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन ऑफ रूट होंगे, ये सब आपको मैंने पढ़ाया था। लेकिन आप इधर डायग्राम में देखिए, यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फंक्शन क्या है उसका, कलेक्ट वाटर। लेकिन अगर जो पहले से पानी में पड़ा हुआ है उनके रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से रूट्स होते हैं उसमें। सो दिस वॉज द सेट 19। आई होप इसके सवाल जो थे थोड़े से डिफिकल्ट थे, मैं ये कहूँगी पहले वाले सेट से। लेकिन इसमें जो है आपको सवाल दिए गए थे कहाँ से, मोस्टली आपको यूपीएससी के सवाल उसमें उठाए गए थे, इसलिए थोड़े से डिफिकल्ट थे। और कुछ कुछ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हमने उठाए वो भी हमने थोड़े से लीग से हटकर क्वेश्चंस को लिया था। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको इन क्वेश्चन सॉल्व करके काफ़ी मज़ा आया होगा, आपकी बहुत सारी लर्निंग हुई होगी। सो पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।